हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में दोस्तों आपका। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट। अगर हमको बेसिक कंसेप्ट पता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो हम 100% श्योर है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो दो कारण हो सकते हैं, या तो हम उसको रटेंगे या फिर उसको स्किप करेंगे। और हमने रट भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ दिन के लिए ही समझ मतलब कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक भूल जाओगे। अगर हमने वो समझ लिया तो वो परमानेंटली हमारे यहाँ सेव हो जाता है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में आज इतना ही समझेंगे, एक प्रमेय समझेंगे और एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और सहभाज्य संख्या। अब हम इन चारों टर्म्स को अगर समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.3 चुटकियों में समझ में आ जाएगी, फिर उसमें कुछ नहीं रह जाता समझने के लिए। अगर हम इसको समझ गए तब तो देखो, अब हम प्रमेय एक बोर्ड पे आपको डिस्प्ले हो रखी है, तो उसको एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कहती है। फिर उसके बाद में एक बार स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं ये चीज क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम सब जानते हैं, p कोई अभाज्य संख्या, कोई सी भी अभाज्य संख्या p है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अर्थात कहने का मतलब है कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, प्लस वाला कोई भी पूर्णांक, एक से स्टार्ट करो अनंत तक, कोई भी अगर पूर्णांक एक कोई सी अभाज्य संख्या p से अगर विभाजित हो रहा, अगर कोई पूर्णांक का स्क्वायर p से विभाजित हो रहा है या p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो p a को भी 100% विभाजित करेगी, ये प्रमेय कहती है। तो चलो हम इसको एक समझते हैं कैसे क्या है ये, अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आया। तो मान लो कोई, देखो दोस्तों, यहाँ पर a कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोई धनात्मक पूर्णांक a को, किसी धनात्मक पूर्णांक 1 से अनंत तक, तो हम 12 ले लेते हैं। चलो कोई सा भी एक ले लो, 12, कोई धनात्मक पूर्णांक 12। अब इसको हमको फैक्टर करने, गुणनखंड करके देखते हैं। देखो 12 के हमने गुणनखंड किए, पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगी ये प्रमेय, कहीं कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। देखो 2 छिक्के 12 होते हैं दोस्तों, फिर हम इसको 2 से फिर दोबारा 2 तिया 6 और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब जो हमारे 12 के गुणनखंड आए हैं दोस्तों, वो कितने आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। ये कोई हमारा ए धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रमेय कह रही है पी कोई अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करते तो हम पहले इसका a स्क्वायर निकाल लेते हैं। मतलब a क्या? a स्क्वायर या 12 का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। अब हम भी जानते हैं, देखो क्या होगा 12 का स्क्वायर? 144, 144, यही तो होगा। a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर लिख ले, 144 होगा, 12 12 144 होते हैं, हमको याद है। और इसको वैसे गुणनखंड के फॉर्म में लिखोगे तो ये 2 बार मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, एक बार मल्टीप्लाई और स्क्वायर कर रहे हैं तो दोबारा यही गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 में आ जाएंगे। बस यही तो है स्क्वायर। अब ये क्या कर रहा है? कोई भी अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या है? 2 और 3, भाई यही तो अभाज्य संख्या है। 2 तो एक ही सेम संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है इसके गुणनखंड में और 3 अभाज्य संख्या है। ऐसे ही इसके स्क्वायर के भी गुणनखंड में 2 और 3 ही अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड में भी 2 और 3 अभाज्य संख्या आती, इसके में भी 2 और 3 अभाज्य संख्या है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कोई हमारा a स्क्वायर है। अब इनमें से ये a स्क्वायर 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। किससे हो जाएगा a स्क्वायर? 2 से भी 3 से भी। अब यही तो हम देख रहे हैं, देखो a स्क्वायर जो हमको 12 दे रखा है, अब इसके जो गुणनखंड में होगी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी गुणनखंड करोगे तो अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, किसी भी भाज्य संख्या को। बस वही तो, ये जो गुणनखंड इसके आए हैं, इसके गुणनखंड करे हैं हमने, जो गुणनखंड आए हैं इस संख्या के 144 के, तो ये प्रत्येक गुणनखंड से विभाजित हो सकती है। इस प्रकार ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो आपको पता चलेगी 2 से कोई भी संख्या, इसने क्या बोला? कोई भी p अभाज्य संख्या। तो देखो p से, देखो p, अब यहाँ p हम 2 ही मान लेते हैं, तो देखो 2 144 2 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। ये कह रहा है कि फिर 12 भी 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 12 भी 2 से हो जाएगी। अब कोई 3 मान लो, देखो 3, 144 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 भी अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि a का स्क्वायर 144 आया है, हो जाएगी। देखो 3 से करते हैं और 3 चौका 12 होते हैं और 2 बच के 3 अट्ठे 24, 48 टाइम। फिर ये कह रहा है a को भी विभाजित करेगा, अर्थात 3 12 को विभाजित कर सकता है, 3 चौका 12 कर सकता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि दोस्तों p 7 को विभाजित कर दे, p जो है हमने कोई 7 ले लिया अभाज्य संख्या, 7 a स्क्वायर को विभाजित कर देगी, a स्क्वायर का मतलब 144 को विभाजित कर देगी,
सात 144 को विभाजित कर देगी? नहीं कर पाएगी। तो जो संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर देगी फिर 7 12 को कर पाएगी? नहीं। तो यही प्रमेय करती है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर वो ए स्क्वायर को विभाजित कर देगी, अर्थात कहने का देखो 7 ए स्क्वायर मतलब 144 को विभाजित नहीं कर पाई, तो 7 12 को भी विभाजित नहीं कर पाएगी। जिसने अगर कोई संख्या 144 को विभाजित कर देगी, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे 2 कर रही है 3, तो इसका जो इस वर्गमूल है जो 12, जो संख्या 12 है उसको भी विभाजित कर देगी। कहने का मतलब देखो 12 आया हमारा, a बराबर 12 था और 12 का स्क्वायर आया था 144। अगर कोई संख्या a स्क्वायर को मतलब इसको विभाजित कर रही है a स्क्वायर को, यहां कौन कौन सी कर रही थी? 2 और 3, यही तो कर रही थी 2 और 3। तो 100% श्योर है 2 और 3 a को भी विभाजित करेंगी, मतलब 12 को भी। आपने देखा था प्रूफ कि हाँ भाई कर रही थी। अगर ये 7 144 को विभाजित कर पाती तो ये 100% श्योर था ये 12 को विभाजित करती, बट 7 144 को विभाजित नहीं कर पाएगी, इसी प्रकार 7 12 को विभाजित नहीं कर पाएगी। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर ए स्क्वायर को विभाजित करती है, किसी भी पूर्णांक के वर्ग को, जैसे हमने 12 का पूर्णांक निकाला था, वर्ग निकाला था 12 पूर्णांक का 144, तो वो 144 को अगर कोई संख्या विभाजित करती है तो ये श्योर है वो ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। यही हमारी प्रमेय है। कोई भी अभाज्य संख्या p अगर कोई पूर्णांक a के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। यही हमारी प्रमेय थी। दोस्तों हमारी प्रमेय की बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। मैं आशा करता हूं आपकी ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये कंसेप्ट मतलब ये प्रमेय क्लियर हो गई होगी। अगर कोई संख्या ए स्क्वायर को, जैसे हमने यहां पर a का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर किया था 144, तो 144 को 3 से डिवाइड किया था तो हो रही थी ना 48 बार, तो वो a को भी, a मतलब कहने का 12, यहां हमने 12 माना था, तो वो विभाजित 100% श्योर करेगी। अगर 144 को कोई संख्या नहीं कर पाएगी तो वो फिर a को भी नहीं कर पाएगी। यही हमारी प्रमेय कहती है कि कोई भी संख्या, अभाज्य संख्या अगर किसी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित कर रही है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो वह ए को भी 100% श्योर है विभाजित करेगी। अब समझते हैं दोस्तों हम परिमेय संख्या क्या है। तो हेडिंग डाल लो दोस्तों, परिमेय संख्या। क्या डालनी है? परिमेय संख्या। जैसा कि दोस्तों हम इसको 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या की परिभाषा, तो यहां पे भी हम जानते हैं वे संख्या जिनको हम, चलो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। वे संख्या जिनको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जिनको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहां पर बस एक कंडीशन होगी, परिमेय संख्या कहलाती है। वो कंडीशन क्या है मैं अभी बताता हूं। परिमेय संख्या कहलाती है, कंडीशन क्या है? परंतु Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए या शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य या 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही इसकी कंडीशन है बस। होना चाहिए। तो क्या होगी परिमेय संख्या? वे संख्या जिनको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे P बट्टे Q क्या किसका फॉर्म होता है? भिन्न का। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, पूर्णांक को। तो जिनको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं,
या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परंतु हमें यह ध्यान रहना चाहिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वे सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है एक परमेय संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? है। क्यों बोलोगे है? क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो ये p बट्टे क्यू के फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। तो जिनको हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होती है। देखो एक बट्टे, तो इस प्रकार क्या हुआ, जितने भी तुम्हारे धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे -3/2, भिन्न जितनी भी भिन्न है धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक सब परमेय संख्या होते हैं। जैसे आपको कोई पूछने लग जाए 5, तो 5 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये p बट्टे क्यू के रूप में हो गया। अगर आपको दोस्तों कोई पूछता है 0 एक परमेय संख्या है, तो शायद मैं समझता हूं आपको अगर ज्यादा नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं बोल दोगे कि ये परमेय संख्या नहीं है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम इसके नीचे एक मान लेंगे तो कोई भाई आंसर तो 0 ही रहेगा ना, सबके नीचे हम एक मान सकते हैं। अब ये क्या होगी p बट्टे क्यू, और हमको ये ध्यान रखना है बस ये जो हर है या q है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये p 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलोगे कि 0 एक परमेय संख्या है, तो नोट द पॉइंट, 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछता है, कुछ को पता होगा कि 0 एक परमेय संख्या, फिर भी मैंने बता दिया 0 एक परमेय संख्या है। बस परमेय संख्या की डेफिनेशन में q 0 नहीं होना चाहिए, बस p 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, परमेय संख्या है। अब दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आपको ये परमेय संख्या समझ में आ गई होगी। परमेय संख्या क्या है? वे संख्या जिनको हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, या अपने आसान शब्दों में समझे तो जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, परंतु हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए 2/0, इसको हम परमेय संख्या नहीं बोलेंगे। अगर q 0 हो गया तो फिर वो परमेय संख्या नहीं है। हाँ, अगर कोई 0 पूछता है तो हम बोल देंगे हाँ 0 एक परमेय संख्या है, तो 0 एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या समझ में आएगा। अब हम समझते हैं अपरमेय संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्या दोस्तों बिल्कुल जस्ट इसके विपरीत होती है। अपरमेय संख्या क्या होती है, चलो पहले हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझाता हूं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनको हम p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्या जिनको हम p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लिख p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब दोस्तों ऐसी कोई संख्या है जो p बट्टे क्यू, भाई जितनी भी p बट्टे क्यू के रूप में संख्या लिख गई वो तो सारी परमेय हो गई, और जिनको हम p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो फिर अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई दोस्तों? अपरिमेय संख्या वो हो गई जिनका वर्गमूल एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता। जैसे अब मैं समझाता हूं, √2 इसका वर्गमूल पता है आपको? नहीं पता। इसका वर्गमूल दशमलव के पता नहीं लाख अनंत तक जाता है, कभी इसका वर्गमूल दशमलव के कुछ स्थान तक नहीं रुकता। √2, ऐसे ही √3, √5, √7, ऐसे ही क्रम चलता रहता है। कहने का मतलब जिन संख्याओं का हमको वर्गमूल एग्जैक्ट पता नहीं होता, जैसे अब हमको पता है √4 करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, √9 करेंगे तो 3। जिनका हमको वर्गमूल पता है वो तो परमेय संख्या होगी, जिनका हमको वर्गमूल पता ही नहीं है, जैसे अब आपको पूछने लग जाए 36 का, तो हम जानते 36 का वर्गमूल 6 होता है। ऐसे ही 16 का पूछता है तो 4 होता है। ऐसे ही कोई 25 का पूछता है तो 5 होगा।
49 का पूछता है 7, जिसका वर्गमूल हमको पता है दोस्तों, वो होती है हमारी परमेय संख्या। अपरमेय संख्या फिर कौन सी हो गई, जिनका वर्गमूल हमको एग्जैक्ट नहीं पता होता, दशमलव में चला जाता है, क्लियर, कोई ऐसा पूर्णांक नहीं निकल के आता, तो वो हमारी क्या हो गई, सारी अपरमेय संख्या होगी। जैसे √3, √5, √7, √11। अगर आपसे कोई पूछता है √81 परमेय है या अपरमेय, तो आप क्या बोलोगे, हमको पता है 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। और आपकी एक और संख्या आती है पाई, पाई भी एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्याओं के बारे में समझ में आया, वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे फिर अपने नॉर्मल वैसे समझे अपरमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, जिनका वर्गमूल एग्जैक्ट वर्गमूल पूर्ण, जैसे किसी का कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, जैसे √2 का वर्गमूल किसी को पता है, नहीं, √3 का वर्गमूल नहीं, 5 का नहीं, 7 का नहीं, इनका दशमलव में आता है। या बोले अपनी इजी लैंग्वेज, जिनका वर्गमूल दशमलव में चला जाएगा वो फिर हमारी कौन सी हो जाएंगी, अपरमेय संख्या हो जाएंगी। कौन सी, अपरमेय संख्या। तो अब ये आपकी जो पाई हो गई, ये भी एक अपरमेय संख्या है। तो जिनका वर्गमूल जैसे √2, √3, √5, √7, 11, इसी प्रकार संख्या चलती रहेंगी, वो आपकी अपरमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये भी समझ में आएगा अपरमेय संख्या क्या है। हमने क्या क्या समझ लिया, प्रमेय समझ ली, परमेय संख्या समझ ली, अपरमेय संख्या। अब आती है सह अभाज्य संख्या। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ये क्या होती है, ये भी बहुत सिंपल है अभाज्य संख्या दोस्तों, ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या वे दो पूर्णांक दोस्तों, कोई भी दो पूर्णांक जिनका HCF 1 हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे पूर्णांक, वे दो पूर्णांक या वे दो संख्याएं, वे दो पूर्णांक, वे दो पूर्णांक जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों एक बार हम दूसरे शब्दों में समझते हैं, इजी लैंग्वेज में क्या है, जिन दो पूर्णांकों का HCF या हिंदी में मासा 1 हो, जिन दो पूर्णांकों का मासा, अब दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं, जिन दो पूर्णांकों का मासा का HCF तुमने निकाला है पिछली एक्सरसाइज में, HCF 1 हो, जिन दो पूर्णांकों का HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आया। जैसे दोस्तों अगर 2 और 5, अगर 2 और 5 का आप उभयनिष्ठ गुणनखंड देखोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही निकल के आएगा। देखो 2 के गुणनखंड करोगे तो 2 ही आएंगे, और 5 के गुणनखंड करोगे 5 ही आएंगे, तो इनटू में 1 मान लोगे। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो कहने का मतलब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF 1 हो जिन दो पूर्णांकों का, वे सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्याएं, जिनका HCF 1 हो। अब ये बोलोगे आपकी ये सहअभाज्य संख्या क्यों समझाई, ये सहअभाज्य संख्या इसलिए समझाई जब हम √3 √5 को एक अपरमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो सहअभाज्य वर्ड आएगा। इसको मैं पहले ही समझा देता हूं, ये मैंने सोचा इस वीडियो में। अब जितने भी हमने बेसिक चीजें ये समझी है ना, ये सब बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.3 में बहुत हमको यूजफुल होंगे, जिससे हम क्वेश्चनों को समझने में आसानी हो जाएगी। और मैं आशा करता हूं दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको एकदम क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ।
और जब तक आप इसको लर्न कर लें, वैसे लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं बची होगी क्योंकि मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है, फिर भी आप एक बार इसको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।